मी प्रवीण रंधळे तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या छान एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वरती ज्याचं नाव है प्रवीण सीरा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 9th का पूरा साइंस। पढ़ने नहीं वाले, मैं आपको सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चन बता दूंगा जो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो 9th वाले बच्चे जो देख रहे हैं वो देखते रहो, और जो 10th वाले गलती से क्लिक करके अंदर आए हैं उनको मैं कसम देता हूँ कि तुम्हें अगर मैथ साइंस में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, मेरा पूरा का पूरा मैराथन एग्जाम के पहले 2 दिन चाहिए, तो बेटा एक मेरे लिए काम करना पड़ेगा। ये वीडियो अपने सारे बच्चों को शेयर करना है। इस वीडियो पे अगर 5000 व्यूज चले गए तभी आपका मैराथन आएगा। देख लो, आप अंदर आ गए तो अभी ये काम करके वापस जाना है, बाकी तुम देख लो। चलो, तो जो 9th के बच्चे उनको बता देना चाहता हूँ कि तुम लोगों के पेपर सेट करने वाले लोग 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के मतलब एक टाइप के टीचर वो होते हैं कि जिनको खुद से पेपर सेट करना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, अपने मन से क्वेश्चन डाल देते हैं और क्वेश्चन पेपर बना के दे देते हैं तुम लोग को। एक दूसरी टाइप की स्कूल होती है जहां पे पेपर बाहर से बुलाते हैं और वो पेपर बच्चों को देते हैं। तो आपको खुद को पता है कि आपका स्कूल कौन से टाइप वाला है। अगर आपके स्कूल के पेपर आपके ही स्कूल के टीचर सेट करते हैं तो 99.99% चांसेस है कि वो सारे के सारे एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन डालेंगे। तो आपको अंदर की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो वही करेंगे। अगर अगर सुनो सुनो सुनो, आपके स्कूल के पेपर बाहर से आते हैं, कहां से, बाहर से, तो गारंटीड वो पेपर 10th के जैसा आएगा। तो अंदर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा होंगे और एक्सरसाइज के बहुत कम, 15-20-30%। तो मैं आपको अंदर के भी क्वेश्चन बता देता हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बता देता हूँ, आईएमपी सब बता देता हूँ। आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। अब मैं बता रहा हूँ, इसमें से 100% भी किसी का पेपर आ जाएगा क्योंकि स्कूल अलग अलग है। किसी का पेपर 30, 45, 50, 60% आएगा, लेकिन गारंटी देता हूँ आधा पेपर तो इसी में से आएगा। आता ही आता है। आपको काफी सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ, ऐसे नहीं करूंगा कि इस चैप्टर में से 5 ही क्वेश्चन कर लो। हम ज्यादा देंगे क्योंकि वन शॉट में ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। तो आपको इस बार सिर्फ क्या करना है, मैथ्स की बुक निकालो और टिक करते लो कि जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक पे क्या क्वेश्चन आ सकता है। आप अपना देख लेना कि एक्सरसाइज करनी है आपको या बुक के अंदर का, पर मोस्टली शुरुआत एक्सरसाइज से करनी है। एक्सरसाइज खत्म करने के बाद आपको बुक की तरफ आना है। ठीक है, समझ गए सब लोग। चलो, तो बेस्ट ऑप्शन है हमारा पहला चैप्टर। कौन सा चैप्टर? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी आप बोलोगे सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहला चैप्टर है, कैसे क्या? पहला चैप्टर किधर है? तो बेटा पहले 10 चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी मैंने दे दिए। कहे तो एक पहले वीडियो है, उसका वीडियो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से क्वेश्चन ले लेना। क्योंकि काफी सारे बच्चों को सेकंड टर्म अलग होती है, मतलब उनके सेकंड टर्म के पेपर में फर्स्ट टर्म का एक भी चैप्टर नहीं होता है। तो उनके लिए ये वीडियो है। आपको जिनको पूरा सिलेबस है उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 से लेकर 10 चैप्टर तक क्या एमपी। अब ये शुरू करें। आर यू रेडी? बुक निकाल लिए सब लोगों ने? अरे बुक निकाले कि नहीं? चलो, तो सबसे पहले आएगा मस्त है आपका चैप्टर। देख लो पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती है, इंटरनल कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें है, वो मैं आपको एक बार टिक करके दे देता हूँ। आप टिक कर लो मेरे साथ साथ, फिर एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। रेडी? चलो, तो सबसे पहले आपकी डेफिनेशन होगी किस चीज की? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। लेकिन वो एग्जाम में आएगी नहीं, क्यों? क्योंकि नहीं है इसमें कुछ काम। चलो, तो ऐसे ऊपर ऊपर नीचे प्लेन मिरर की डेफिनेशन वेफिनेशन, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। ऐसा मस्त सिग्नल करो इस पेज को कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ऐसे कुछ होता ही नहीं है। बस ये फॉर्मूला कर लेना। कौन सा वाला फॉर्मूला? डायरेक्ट टिक कर देता हूं आपको, ये वाला फॉर्मूला। क्यों चाहिए ये वाला फॉर्मूला? क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आता है, सिंपल सिंपल, कि हाउ मेनी इमेजेस विल फॉर्म। तो इसमें इमेजेस की एक ही वैल्यू डालनी है, एंगल कितना होगा दो मिरर के बीच वाला, और आंसर निकाल लेना है। 2 मार्क का क्वेश्चन इस पे आ जाता है, तो ये क्वेश्चन कर लेना फॉर्मूला। चलो आगे बढ़े, ऐसे टिक करते चलो मेरे साथ साथ कि हाँ सर ये आ सकता है। ये देखो, इग्नोर करो, बड़ी बड़ी चीजें इग्नोर करो, कोई टेंशन नहीं है, आराम से जाएंगे। काफी सारी चीजें अब देखो, ये वाली डेफिनेशंस, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस याद कर लेना। यहीं पे लिख दो कि डिफरेंस बिटवीन क्या, डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर। सर ये डेफिनेशंस पढ़नी है क्या? हाँ, ये पूरी की पूरी डेफिनेशंस एक बार पढ़ लेनी है, याद आ जाएगी तो वेरी गुड। अब देखो, अब नीचे आओगे तो अच्छी खासी जगह मिलेगी, और ये वाली डायग्राम्स करके जा। रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम, सिंपल सिंपल रूल है। पैरेलल आएगा तो फोकस में से जाएगा, फोकस में से आएगा पैरेलल जाएगा, सी से आएगा तो सी से ही वापस जाएगा। तो ये सिंपल सिंपल रे डायग्राम कर लेनी है। इस पे पूछ सकते हैं रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। और इसके बाद एक आएगा डब्बा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डब्बा करके ही जाना है। इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये वाला बॉक्स मोस्ट आईएमपी कर लो, मोस्ट आईएमपी आता ही आता है। इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, इस बॉक्स पे पूरा 3 मार्क्स का नहीं, लेकिन 1 का 2 का या 3 का कुछ ना कुछ छोटा मोटा आ सकता है। तो इसको आईएमपी कर लो कि ये पढ़ के ही जाना है। और ये पढ़ना कैसे है मैंने बता के रखा है, एकदम सिंपल टॉपिक है। चलो हो गया, डन, ले आगे। ठीक है सर, इसके बाद ये पढ़े कॉन्वेक्स मिरर का, नहीं पढ़ो।
पढ़ो मत, ये कन्वर्जन डाइवर्जन पढ़े मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। हाउ विल फाइंड मत पढ़ो, ये पढ़े नाम पढ़ो ही मत, छोड़ दो, इग्नोर। हाँ ये पढ़ लेना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी और ये भी, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के आपके यूजेस सॉरी, मुंह जबानी याद चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, कैसे किस में कैसे यूज होता है वो भी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये करके ही जाना है। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन हमें एलिमिनेट कर रहे हैं कि करने की जरूरत नहीं है। अब ये पढ़ के याद करना है क्या, नहीं, ये समझ लेना है, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब इसकी मदद होगी, तो ये समझना है, याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ लो, आता है एग्जाम में फॉर्मूला याद कर लो, एग्जाम में यही आएगा, इस पे न्यूमेरिकल आएगा मतलब आएगा, न्यूमेरिकल इस पे आएगा ही लेंस फॉर्मूला पे, मिरर फॉर्मूला पे, ये भी न्यूमेरिकल यूज होगा, ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है, ये वाला कि H2 अपॉन H1 इक्वल टू माइनस V अपॉन U, ये फॉर्मूला यूज होगा ही होगा, इसके न्यूमेरिकल हमने सारे ले रखे, ये आएगा, तो फॉर्मूला याद करके रखो, बाकी चीजें छोड़ दिए चलेगा। अब देखो ये न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो ये न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। देखो खत्म हो गया चैप्टर। आप बोलोगे सर इतना से ही पढ़ना है, हाँ उतना ही पढ़ना है। अब एक्सरसाइज में से काफी चीजें पढ़नी है, जैसे एक 3 मार्क का न्यूमेरिकल पक्का है, वो आएगा ही आएगा, तो कौन सा आएगा पता नहीं, लेकिन आ सकता है। तो मोस्टली मुझे क्या पता है क्या, ये पहला वाला क्वेश्चन ज्यादा बार आता है, सिंपल है इसलिए, ये पहला वाला क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द टाइम आ सकता है, और ये दूसरा वाला क्वेश्चन, ये आया तो 2 मार्क के लिए, ये आया तो 3 मार्क के लिए, ये कंफर्म है, पहला दूसरा क्वेश्चन से ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, तीसरे वाले को तुम टाटा बाय बाय कुछ कर सकते हो। अब देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में से कौन सा आएगा, तो डिफरेंस बिटवीन तीनों का डिफरेंस आएगा, कॉन्केव कॉन्वेक्स का डिफरेंस आएगा, तो वो हम लिख चुके हैं। दूसरी चीज, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्केव मिरर इन द, तो ये जब आप ये देखो जब आप यूजेस पढ़ लोगे तो ये तीनों चीजें आपको पहले से पता होगी, जब आप यूजेस पढ़ लोगे तो ये तीनों चीजें आपको पहले से पता होगी, जिससे प्रोजेक्टर लैम्प के बारे में नहीं पता होगा वो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो यूजेस में ये दो चीजें तो तुम्हें मिल जाएगी, तो वो वहां से हो जाएगा क्वेश्चन, तो कोई टेंशन नहीं, इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आगे गए, व्हाई आर द कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन अ सोलर डिवाइसेस, एकदम सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, और इसलिए छोटा है तो आईएमपी है। तो जो भी स्कूल के टीचर खुद पेपर बनाते हैं वो हमेशा ना छोटे क्वेश्चन ज्यादा प्रिपेयर करते हैं, तो उनको पता है कि बड़ा क्वेश्चन कौन लिख के देगा, फिर वो प्रिंट होगा, उससे अच्छा छोटा सा डाल दो, तो ये एग्जाम में आ सकता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन में ये मस्त है, ये आएगा। देखो दो गिव रीजन है इसमें, ये दोनों में से कोई भी आएगा। व्हाई मिरर्स फिटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द कार आर कॉन्वेक्स, तो ये कॉन्केव के बारे में आएगा कि कॉन्केव मिरर क्यों यूज करते हैं, या कॉन्वेक्स के बारे में आएगा। बाकी चीजें तुम छोड़ सकते हो, बाकी चीजें तुम छोड़ सकते हो। व्हाई डज ऑब्टेनिंग द इमेज, नहीं। इफ स्फेरिकल मिरर आर ब्रेक्स, नो, छोड़ो, कोई टेंशन नहीं। व्हाट इज द साइन कन्वेक्शन यूज्ड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के साइन कन्वेक्शन पूरा नहीं आएगा, आपने समझ के रखा है, उधर न्यूमेरिकल में यूज होगा, चलेगा। चलो, ड्रॉ रे डायग्राम फॉर इन केस ऑफ द इमेज ऑब्टेन बाय कॉन्केव मिरर एज डिस्क्राइब इन द फॉलोज, तो हमें इसके बारे में छोड़ दो, मत निकालो। विच टाइप ऑफ मिरर आर यूज इन द फॉलोइंग, ये कर लो, ये आएगा 3 मार्क्स के लिए आपको इस साल 2025 में, कि कौन सा मिरर कहाँ पे यूज होता है वो चाहिए, आएगा ये क्वेश्चन। बस खत्म है फिर एक्सरसाइज। तो देखो इतना ही करना है, छोड़ दो बाकी चीजें, ये तो करना ही नहीं होता है, स्फेरिकल मिरर छोड़ दो, हो गया क्वेश्चन, इतने ही करने हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन हुए नहीं है, बहुत कम हुए, 10-12 क्वेश्चन भी नहीं होंगे मोस्टली, तो इतने क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे। कर लिए टिक सारे बच्चों ने, हो गया सबका। चलो अभी पहला चैप्टर अगर हमारा डन हो चुका है, आप लोगों को समझ चुका है, तो जल्दी से यस सर यस सर यस सर एक बार कमेंट में डाल दो कि 11 यस सर हो गया सर, और हम हमारे सारे दोस्तों को भी भेज देंगे सर। इतने ही आईएमपी क्वेश्चन आने वाले, तो पढ़ेंगे तो इतना ही, क्यों ज्यादा सर पे लेके पढ़ने की जरूरत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा चैप्टर है, तो स्टडी ऑफ साउंड, ये उससे भी छोटा चैप्टर है, इसमें तो बाकी मतलब क्वेश्चन ही नहीं है, तुम काफी सारी चीजें छोड़ सकते हो। तो पहले इंटरनल क्वेश्चन देखते हैं, बाद में एक्सटर्नल के बारे में देखेंगे, तो छोड़ते चलेंगे सारी की सारी चीजें, और सीधी डेफिनेशन पे फोकस करेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड की। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड की डेफिनेशन करके जानी है, उसका फॉर्मूला भी करके जाना है, और इसका यूनिट भी करके जाना है, ये सारी चीजें कर लेना। वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला करके जाना, उस पर न्यूमेरिकल आ सकता है 2 मार्क के लिए, सिंपल वाला, तो वो चीजें करके ही जानी है। क्या कह रहा हूं मैं, करके ही जानी है, उसको छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए वो चीजें पकड़ के ही जानी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, डेफिनेशन एंड यूनिट, ये कर लेना, ये फॉर्मूला देख लो जल्दी से, हो गया। चलो अब ये चीजें बिंदास छोड़ो, छोड़ो छोड़ो तोड़ो मोड़ो। अब देखो आपको सिर्फ इस पे क्वेश्चन आज तक नहीं आए, तो आप इसको बिंदास छोड़ सकते हो कि कौन किससे सिमिलर, कितना स्क्वायर रूट में है, ये तो ये छोड़ दो। लेकिन ये एमसीक्यू में आएगा, किसमें आएगा, एमसीक्यू में आएगा। तो ये तीन चीजें सिर्फ इतना पढ़ के जाओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, बस इतना, ये तीन पढ़ के जाओ, ऊपर वाली चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हाँ ये इस पे क्वेश्चन आता है हर साल,
कि हमको कौन सा वाला साउंड सुनाई देता है, तो हमें पता है 20 से 20,000 हर्ट्ज वाला हमें सुनाई देता है। तो ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, एमसीक्यू तो मैं ऐसे भी बीच बीच में बता के खत्म कर दूंगा, बाकी चीजें छोड़ दो। हाँ ये पढ़ लो, कौन क्यों नहीं आया, तो यही तो आएगा IMP 2025 आएगा 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 आएगा। यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, कि अल्ट्रासोनिक साउंड कहाँ पे यूज होता है, जो साउंड 2000 हर्ट्ज के 20,000 हर्ट्ज के आगे होगा वो वाला कहाँ पे यूज होगा, क्योंकि 20 से 20,000 हम सुन सकते हैं, उसके आगे वाले को कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। चलो अभी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ना है, नहीं इको की डेफिनेशन पढ़नी है, लेकिन ये हमें पढ़ना ही पढ़ना है। इको की डेफिनेशन, इको का फॉर्मूला, इको कितना चाहिए, कितना होता है, तो इको की डेफिनेशन पढ़ लो। मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए इको करने के लिए वो पढ़ लो, मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस वो याद रख लो कि 17.2 है शायद, हाँ शायद क्या वही है, देखो ये याद रखो 34.4 का आधा 17.2 मीटर, कि मिनिमम अच्छे से इको सुनाई देने के लिए कितना चाहिए हमें, 17.2 मीटर डिस्टेंस चाहिए। तो इको की डेफिनेशन और ये वैल्यू याद रखना, बाकी हो जाएगा। अब देखो, अब रिवर्बरेशन की डेफिनेशन पढ़ लेना, और इसके डेफिनेशन के साथ हाउ टू अवॉइड इट ये भी पढ़ लेना। रिवर्बरेशन की डेफिनेशन और हाउ टू अवॉइड इट, रिवर्बरेशन कैसे ना हो उसके बारे में, कि कहाँ पे कर्टन लगा दो, गद्दे बिछा दो, लोगों को बिठा दो, तो उससे रिवर्बरेशन नहीं होगा। तो डेफिनेशन, दिस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, और इसको खत्म कैसे करते हैं वो वाली चीजें, कि क्या क्या यूज करके हम इसको खत्म कर सकते हैं। तो डेफिनेशन लिख लो जल्दी से, लिख लिया। अब सोनार के बारे में क्या पढ़े, तो सोनार का फुल फॉर्म याद रखो। सोनार के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन तो नहीं आएगा, इतना बड़ा तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इतनी सारी डायग्राम बनाओ, वो करो, नहीं ऑप्शन ही नहीं है, वो छोड़ देते हैं उसको, टेंशन मत लो। उसके बाद अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी, नहीं छोड़ देते, इस पे एमसीक्यू आ सकता है, बाकी कोई चीजें आएगी नहीं, छोड़ दो। अभी ह्यूमन ईयर पे आ सकता है, ड्रॉ भी आ सकता है, एक्सप्लेन भी आ सकता है, लेकिन मुझे जितना पता है अगर बाहर वाले पेपर बनाएंगे तो वो डालेंगे नहीं, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, और स्कूल में वाले पेपर बनाएंगे तो पहले से ही डालेंगे नहीं, काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए तो इस पे आया तो डायग्राम आएगी, लेकिन पहले से दी जाएगी, तो आपको सिर्फ नाम वाम लिखने की कोशिश रहेगी, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आएगा। लेकिन अगर आपके टीचर को ज्यादा ही कीड़े है कि नहीं बड़े क्वेश्चन डालेंगे, बड़ा मजा लेंगे, तो ह्यूमन ईयर कर लेना, वो ज्यादा एक्सप्लेन डिटेल की नहीं, डायग्राम थोड़ी मुश्किल हो सकती है, पर कर लोगे तुम लोग, मुझे गारंटी है तुम पे, तुम कर लेते हो। अब देखो इसमें देखो न्यूमेरिकल्स कौन से आ सकते हो, तो सबसे सिंपल वाली न्यूमेरिकल पहले उठाओ, तो ये पहला वाला बहुत मोस्ट सिंपल है, तो इसको उठा लो, ये आएगा, क्योंकि ये सिंपल है, कुछ टेंशन नहीं उसमें, जल्दी जल्दी हो जाता है। अगर सॉरी गलत दे दिया आपको, रुको, वो नहीं, ये वाला, ये आएगा, कौन सा है, ये वाला 2 मार्क्स के लिए आएगा, 2 मार्क्स के लिए ये आएगा। सिंपल वाले न्यूमेरिकल ज्यादा करो, क्योंकि मुश्किल वाले कोई डालेगा नहीं, यही आएंगे। अब एक्सरसाइज में से क्या क्या पढ़ना है सुन लो। तो गिव रीजन इस चैप्टर में अच्छे हैं, और वो गिव रीजन आते हैं, तो अगर आपके पेपर में 3 गिव रीजन आते होंगे तो उसमें का एक गिव रीजन यहाँ से होगा, लेकिन वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि तीनों गिव रीजन सेम लेवल के हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके टीचर को कौन सा पसंद आएगा। तो मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा कि रूफ ऑफ मूवी थिएटर एंड कॉन्फ्रेंस हॉल इज करो, तो आप रिवर्बरेशन पढ़ोगे तो इसमें ये आ जाएगा। तो दूसरी बात, द इंटेंसिटी ऑफ रिवर्बरेशन इज हायर इन क्लोज एंड एम्प्टी हाउसेस, तो रिवर्बरेशन में ये भी आ जाएगा। वी कैन नॉट हियर द इको प्रोड्यूस इन अ क्लासरूम, क्लासरूम में इको प्रोड्यूस नहीं होता, वो इको केस में आ जाएगा, क्योंकि क्लासरूम का डिस्टेंस 17.2 मीटर रहता ही नहीं है, 52 55 फीट की क्लासरूम थोड़ी होगी आपकी इतनी बड़ी। तो ये चीजें आपको गिवरीजन में हो जाएगा, लेकिन इसमें से एक गिवरीजन आएगा मतलब आएगा, तो आप कैसे इसको टैकल करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन एक बार पढ़ लेना, 2 रिवर्बरेशन पे, 1 इको पे, तो वो आपके हिसाब से। चलो अब क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन कौन सा करे सर, व्हाट इज एन इको, हाँ बता दिया सर हमने कि इको क्या होता है, डेफिनेशन तो पढ़ ली, तो ये करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस कितना होता है डिस्को के लिए, 17.2 डिस्टेंस। स्टडी द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ घुमट गार्ड, नहीं आएगा नहीं। व्हाट शुड बी द डायमेंशन एंड द शेप ऑफ द क्लासरूम सो दैट द इको कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड देयर, नहीं आएगा। वेयर एंड व्हाई द साउंड एब्सॉर्बिंग मटेरियल आर यूज्ड, ये आएगा। तो रिवर्बरेशन जो है, रिवर्बरेशन का ही क्वेश्चन रिपीटेड है वो, कि साउंड एब्सॉर्बिंग मटेरियल क्यों लगाते हैं, क्योंकि इको ना आए, रिवर्बरेशन ना हो, तो वही चीजें जो रिवर्बरेशन में लिखी है वही चीजें यहाँ पे लिखोगे आप। अब उसके बाद न्यूमेरिकल कौन सा आएगा, तो मुझे जितना लगता है मोस्टली तो इसमें न्यूमेरिकल आना काफी मुश्किल है इस चैप्टर में से, पर मत करो, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल नहीं आते तो पहले चैप्टर के कर लेना, जो बताए थे इसमें का एक कर लेना, बाकी मत करो, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल है कि नहीं करने का मूड होता है। देखो खत्म हो गया चैप्टर, तो सिंपल भाषा में मैंने आपको 2 चैप्टर बता दिए, ऐसे ही आप टिक करते चलो, आराम से टिक कर लो, सारे चैप्टर टिक करने के बाद वन शॉट्स आएंगे, तब आप पढ़ लेना। तो ये पढ़ाई शुरू कर दो धीरे-धीरे, जितने चैप्टर आपको आते हैं वो तो पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। करें कंटिन्यू, चलो 13 चैप्टर, इसमें क्या पढ़ना है सर, कार्बन के बारे में पढ़े, नहीं सर पढ़ते ही नहीं है।
आगे जाके कह रहे ऑकरेंस ऑफ कार्बन पढ़े, नहीं सर जान दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर कार्बन की प्रॉपर्टीज पर अलोट्रोप, हाँ अलोट्रोप की डेफिनेशन पढ़ लेना, अलोट्रोप की डेफिनेशन कि व्हाट इज मीन बाय अलोट्रोप्स एंड गिव सम एग्जांपल ऑफ अलोट्रोप। सॉरी खांसी ज्यादा हो गई है। देखो अलोट्रोप की डेफिनेशन पढ़ना, उसके एग्जांपल पढ़ लेना। अब दूसरी चीज, क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन का डिफरेंस किए बिना जाना ही मत। क्रिस्टलाइन वर्सेस एमोर्फस ये करके ही जाना है। क्रिस्टलाइन वर्सेस एमोर्फस आता ही आता है, क्रिस्टलाइन यहाँ पे आगे एमोर्फस है। अब बीच में डायमंड वायमंड का क्या करे सर, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़े, इसके यूजेस पढ़े, क्या पढ़े? तो प्रॉपर्टीज यूजेस दोनों चीजें आपको पढ़नी है, लेकिन मैं पहले यहाँ से नहीं बताऊंगा, वो चीज एक्सरसाइज में पहले से दी है, तो मैं एक्सरसाइज में बता दूंगा। अभी सुनो, आपको दो डिफरेंस बिटवीन कंपलसरी करने हैं, क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन और ग्राफाइट और डायमंड, इन दोनों में से एक आएगा, आएगा। आप लिख लो मेरी बात, इन दोनों में से आएगा। यूजेस और यूजेस बाद में देख लेंगे क्या है, तो ग्राफाइट वाइफाइट के बारे में बाद में देख लेंगे, क्योंकि इसका सब कुछ एक्सरसाइज में दिया है, तो एक्सरसाइज से ही कर लेंगे। फुलेरिन को इग्नोर कर सकते हो तुम सीधा सीधा। अब कोल के बारे में सुन लो, तो कोल के बारे में भी एक्सरसाइज में दिया है, तो इस चैप्टर का एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है, तो अंदर से कुछ भी नहीं करोगे, पूरा एक्सरसाइज पढ़ लोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कोल के टाइप के बारे में भी एक्सरसाइज में दिया है, वहीं से पढ़ेंगे ये सब कुछ चीजें। अभी देखो मैं बताऊंगा वो एक्सरसाइज से पढ़ेंगे, इस चैप्टर से काफी सारा एक्सरसाइज अच्छा, मतलब मुझे पसंद है वो एक्सरसाइज, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये है, ये अंदर का क्वेश्चन है, ये टंकी की डायग्राम आती है एग्जाम में और इसका एक्सप्लेनेशन भी आता है, तो ये पूरा कर लेना, ये आईएमपी है। ये टंकी इज कॉल्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये इसकी डायग्राम, इसके सारे नाम और ये कैसे यूज होता है, और ये फाइनल वाली केमिकल रिएक्शन, इसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, वो इंपॉर्टेंट है। मीथेन विथेन के बारे में सब एक्सरसाइज में देख लेंगे, ये भी एक्सरसाइज में आ जाएगा। देखो इस चैप्टर का एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये तो फिल इन द ब्लैक तो आप ही कर लेते हो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो इतने सारी चीजें दी है, वो सारी की सारी चीजें हम टिक कर लेते हैं। देख लो, इन विच कंपाउंड फॉर्म द डच कार्बन ऑकर, इन विच कंपाउंड, नहीं राइट द यूजेस ऑफ डायमंड। देखो यूजेस ऑफ डायमंड एंड ग्राफाइट कर लेना, GRAPHIT ग्राफाइट, ये कर ली ना दो, ऊपर वाले छोड़ दो, ये दोनों यूज करनी ही है। यूजेस में कुछ भी आ सकता है, प्रॉपर्टीज भी आ सकती है। देखो ये दो डिफरेंस बिटवीन बोल दिया है आप लोगों को, करना ही करना है, क्योंकि इन दोनों में से एक तो क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, तो ये तो चीजें करनी ही पड़ेगी। अब आगे अगर जाते हैं ग्यूरिजन, तो मैंने क्या बोला है, एक ग्यूरिजन पिछले वाले चैप्टर का और एक ग्यूरिजन इस वाले चैप्टर का आएगा। तो आपको ग्यूरिजन ज्यादा तो नहीं है, और आपको लगता है कि ये ग्यूरिजन बड़े बड़े है, तो कोई भी इसमें से बड़ा नहीं है, सारे ग्यूरिजन छोटे छोटे हैं, एकदम छोटे, दो दो तीन तीन लाइन के ग्यूरिजन है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, अगर आप इन दो चैप्टर के ग्यूरिजन कर लेते हो, तो आपको आगे कोई भी ग्यूरिजन करने की जरूरत नहीं है। तो पिछले चैप्टर के 2-3 और इसके 3-4 कर लो, तुम्हारे 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, पक्के। वो एक आएगा तो वो और में छूटेगा ही, तो टेंशन नहीं, ये 2 चैप्टर के ग्यूरिजन करके ही करके जाने हैं, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, करके ही जाने हैं। अब देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में आपको बता देता हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वही कर लेना। चलो देखो, डायमंड ग्राफाइट एंड फ्लोरीन आर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, मत करो। मीथेन इज कॉल्ड मार्स गैस, कर लो। पेट्रोल डीजल आर कोल आर फॉसिल फ्यूल, मत करो। यूजेस ऑफ वेरियस एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कौन कौन से एलोट्रोप के यूजेस क्या है, तो हमने यूजेस पहले डायमंड के पढ़ लिए, फुले ग्राफाइट के पढ़ लिए, तो वही तो यहाँ पे लिखने हैं, तो ये तो हो ही जाएगा वैसे भी। यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, ये भी पता है हमें, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में लिखेंगे हम। प्रैक्टिकल यूज ऑफ CO2 तो कर लो, क्यों यूजेस ऑफ CO2 पढ़ने हैं, मीथेन की भी CO2 पढ़ना है। राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो पहले ही बोला इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज करनी है, डायमंड और ग्राफाइट का पूरा कर लेना है हमें सब कुछ, और इसमें चारकोल भी कर लेना, फिजिकल प्रॉपर्टीज में नहीं किया चलेगा, जान दो, डायमंड तो कर ही लो, डायमंड के बारे में सब कुछ कर लो। अभी टाइप ऑफ चारकोल नीचे पढ़ने हैं हमें, ये देखो ये रिएक्शंस आती है एग्जाम में, आप लोग छोड़ देते हो, फिर एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन उठ के चला आएगा, फिर आप बोलना मत 3 मार्क्स के लिए आया था सर करके, तो ये आएगा पूरा का पूरा जैसे के तैसा, कुछ भी नहीं चेंज होगा, यही आएगा पूरा का पूरा। अब देखो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कोल, व्हाट आर देयर यूजेस, करना ही है, ये 2025 का 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। तो आपको याद है क्या, यहां से जो जो चीजें बोली है वो कर लो। सबसे पहले ये कंपलसरी करना है, उसके बाद इसमें से 2 ही करने हैं, ऊपर वाले इसमें से कितने करने हैं बता दो, पहले ये कर लो, ये करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मत करो, क्लासीफाई कार्बन मत करो, क्योंकि क्लासीफाई कार्बन हमें पहले से ही पता है किस किस में, क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन में 3, नॉन क्रिस्टलाइन में 2-3, खत्म। तो वो चीजें पता है, तो ये चीजें हो ही जाएगी अपने आप, तो ये कर लेना है। तो हमने कितने सारे क्वेश्चन छोड़ दिए जो काम काम के, वही बता रहा हूँ। तो जिन बच्चों को लगता है कि हाँ ये चैप्टर मुश्किल था, तो इतने क्वेश्चन कर जाओगे तो भी हो जाएगा। तो एक्सरसाइज के बीच वाला कुछ मत करना, सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर करना और बाकी सब कुछ एक्सरसाइज वाला करना। तो जितने टिक कर के दिए उतने ही क्वेश्चन करने हैं, बाकी करने के टाइम पास मत करो, अगर आपकी एग्जाम नजदीक है तो।
अब देखो हम 4th चैप्टर को पहुंच चुके हैं, जल्दी जल्दी 10 के 10 टिक करके देता हूँ। ये चैप्टर थोड़ा ऐसा मुश्किल है, मतलब एक कभी भी कहीं भी कैसे ही आ जाता है, तो इस चैप्टर के बारे में मैं भी कम श्योर हूँ। फिर भी हम सीधा एक्सरसाइज पे जंप करते हैं पहले, फिर अंदर की बातें बताता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में ना काफी सारी चीजें ऐसी दी है कि जो गेसिंग के बाहर है, कुछ भी आ जाता है, लेकिन मुझे पता है कौन कौन से आ सकते हैं मोस्टली, तो वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज में कूदेंगे, एक्सरसाइज को पढ़ लेंगे, एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद बाकी चीजें पढ़ने में फोकस करेंगे। तो चलो इसको छोड़ देते, इसको छोड़ देते, क्योंकि एक्सरसाइज इसका मस्त है, क्योंकि काफी बड़ा है। तो देखो ये सारी चीजें तो पढ़ ही लेते हो तुम लोग। अब देखो इधर कौन कौन सा आएगा, तो रेडियो एक्टिव पे हार्मफुल इफेक्ट, इस पे क्वेश्चन आता है। तो रेडिएशन नाम का एक टॉपिक है अंदर, उस पे कुछ भी आ सकता है। तो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, विच एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, व्हाट आर द हजार्डस इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव, व्हाट विच 3 टाइप ऑफ रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा। तो वो काफी सारे क्वेश्चन। तो रेडिएशन पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आएगा, व्हेन इट इज सेड टू बी न्यूक्लियर अनस्टेबल, नहीं, विच डिसीजेस आर कॉज्ड बाय द आर्टिफिशियल फूड कलर, ये आएगा, फूड कलर पे क्वेश्चन आता है हर साल। व्हेन देयर इज ए इंडस्ट्रियल फील्ड रेडियोएक्टिव, नो, मत करो। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ टेफ्लॉन, ये आता है, टेफ्लॉन की प्रॉपर्टीज लिखो। व्हाट टाइप ऑफ कलर विल यू यूज टू सेलिब्रेट इको फ्रेंडली, व्हाई हैज द यूज ऑफ मेथड लाइक टेफ्लॉन कोटिंग बिकम मोर कॉमन, नो। तो हमें 2-3 क्वेश्चन ही कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं मोस्टली, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे भी पसंद आते हैं, तो बाकी टीचर लोगों को पसंद आते हैं, उनको आते हैं तो मजा ही आएगा। बस ये वीडियो टीचर तक पहुंचने मत देना, वरना उसके ईगो पे आ जाएगा कि ये इसने बताया क्या, इसने जो जो बताया वो क्वेश्चन छोड़ के सब डाल देंगे। हाँ, ये टीचर तक पहुंचने मत दो, बाकी सारे स्टूडेंट तक रोको। तुम टीचर को भेज दोगे कि सारे बच्चों ने इसी में से किया है सर, एक आधा टीचर होगा जिसको पता होगा कि हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रवीण सर को फॉलो करते हैं, तो इनसे ही पढ़ के आएंगे। और मैं क्या करूंगा, इनके वीडियो से देख लूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रवीण सर बता चुके हैं, तो वो छोड़ के सारे क्वेश्चन डाल देता हूँ। ये बच्चे फिर देखता हूँ मेरे पास ट्यूशन के लिए कैसे नहीं आते। इंटरनल सीक्रेट को ध्यान रखो, टीचर तक मत ध्यान दो वीडियो, अपने अपने में रखो, ठीक है। तुम, मैं, 9th वाले, 10th वाले बच्चों को बोलो कि 9th वालों को भेजो, टीचर को मत भेजना, वरना 10th वाला किसी टीचर को भेज देगा, गेम हो जाएगा तुम लोग का। चलो अभी गिव रीजन, अब इसमें से गिव रीजन करने हैं सर, छोटे छोटे वाले कर लो, क्योंकि तीसरा गिव रीजन इसमें से ही उठ के आएगा। इनमें तुम्हें 4 ही चैप्टर है साइंस 1 में, तो एक 11वें का, एक 12वें का, एक कौन सा है 14, इसमें से एक आएगा। तो तुम समझ लो कि 3 चैप्टर में से 3 गिव रीजन उठ के आते हैं, 2 में करने हैं। 2 चैप्टर के अच्छे से करके जाओ, छोड़ के मत जाओ कोई भी। तो गिव रीजन कर लो, इसके किए नहीं किए तुम्हारी मर्जी, तो तुम्हारी मर्जी। बस ये वाला सिंपल वाला कर लेना मेरे नाम से, बाकी कुछ नहीं। ब्लीचिंग पाउडर हैज ऑर्डर ऑफ क्लोरीन, बाकी कुछ मत पढ़ना, बाकी छोड़ दिया तो चल जाएगा, क्योंकि वो 2 चैप्टर से तुम्हारा हो जाता है। चलो देखो इधर बहुत सारे हैं, इतने सारे गिव रीजन पढ़ने बैठोगे तुम लोग बूढ़े हो जाओगे, मेरे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, मतलब बड़े हो जाएंगे तब तक। चलो आ जाओ, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, राइट अबाउट आर्टिफिशियल फूड कलर, द सब्सटेंसेस यूज्ड टू सॉल्व देम, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट, कर लो। इधर का वाला आर्टिफिशियल कलर वाला जो था, व्हिच डिसीजेस आर कॉज्ड बाय द आर्टिफिशियल कलर, ये वाला क्वेश्चन आपका इसी में कवर हो जाएगा। तो मतलब ये जो बताया था कर लो, तो ये करने की जरूरत नहीं अभी, ये करने की वजह से तो दोनों क्वेश्चन सेम सेम हो जाएंगे, हजार्डस इफेक्ट और डिसीजेस सेम सेम ही आएंगे। चलो एक निकल गया क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, गिव एग्जांपल ऑफ वाटर, नहीं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमने तब पढ़ा था हमारे 5th 4th चैप्टर में, तो यहाँ पे आने का क्वेश्चन तो कम बनता है, तो मत लिखो, नहीं लिखते हम। व्हाट आर द 3 मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, नहीं करते हैं, नहीं करते, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करके क्या ही करेंगे, किधर ही जाएंगे, क्योंकि इसमें से यूरिजन में तो सारे मार्क्स कट जाएंगे। हाँ ये करेंगे, एक्सप्लेन द टर्म, राइट द यूजेस ऑफ एनोडाइजिंग, पाउडर कोटिंग, चारों कर लेंगे हम, चारों कर लेंगे। चारों के चारों में क्या करना है, सिर्फ यूजेस लिखने, 2 यूजेस है, 2 पर तुम पढ़ लोगे जल्दी जल्दी से, तो ये करके जाने, क्योंकि इसमें से आ सकता है 2 मार्क के लिए कोई भी। हार्मफुल इफेक्ट भी पूरे करके जाने, तो देखो डाइज के हार्मफुल इफेक्ट हमें पता है, फूड के तो हमने यही पढ़ लिए, तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के भी मैंने बोला है करके जाना है, तो वो भी हो जाएगा। तो बचे ये 2 ही, डिओड्रेंट और आर्टिफिशियल डाइज, तो ये दोनों कर लेना, ये दोनों अपने आप हो ही जाएंगे। तो आपको ऐसे पॉइंट पे फोकस करना है कि हाँ रेडिएशन पढ़ना ही है, फूड कलर के बारे में पढ़ना ही है, तो ये चीजें हो जाएगी। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, इसको मोस्ट टाइम पे करो 2020, इसके सिर्फ फॉर्मूले लिखने हैं कि कॉमन सॉल्ट मतलब क्या होता है NaCl, बेकिंग सोडा क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये सारी चीजें बस फॉर्मूले याद कर ले। तो बड़े बड़े क्वेश्चन हमने छोड़ दिए, छोटे छोटे क्वेश्चन पिक कर लिए, तुम भी टिक कर लो, अंदर वाला कुछ मत करना, अंदर वाला ये चैप्टर थोड़ा सा भद्दा लगता है कभी कभी मुझे। देखो यहां से शुरू हो जाएगा तुम्हारा साइंस 2 का पेपर, तो 4 चैप्टर पे जब 40 मार्क का पेपर बनेगा, तो एक चैप्टर पे बनेंगे 10 मार्क, तो 10 मार्क के लिए काफी सारी चीजें आती है, तो इंटरनल एमसीक्यू तो हम पढ़ ही लेंगे, तो बाकी ये चीजें याद रखना।
इतने क्वेश्चन करते जाओ, बाकी चीजें हम पेपर के टाइम पे पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है गाइज? रेडी? आर यू रेडी फॉर द साइंस 2? बोल दो जल्दी से कि सर साइंस 2 ओके, सर साइंस 2 ओके, सर साइंस 2 ओके, सर मैं कमेंट में पढ़ रहा हूँ, जल्दी से बोल दो साइंस 2 ओके, साइंस 2 ओके, ओके। चलो, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें से तो इतनी सारी चीजें छोड़नी है, ये बहुत सारी चीजें बिना काम की दी है, तो हम मोस्टली चीजें छोड़ देंगे क्योंकि मुझे ही पसंद नहीं है। तो देखो, ये पता नहीं, ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, इसके बारे में एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन वो दिखा दूंगा, ये छोड़ दो, पसंद ही नहीं मुझे, प्लांट की ये प्रोसेसेस ही पता नहीं क्योंकि कुछ होता ही नहीं उसमें। हाँ, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग, मोस्ट आईएमपी डायग्राम पढ़ लो, याद कर लो, रट लो, कुछ भी करो, इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे रट लो, इस पे 3 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस पे बनने वाले सारे 3 मार्क के क्वेश्चन, सारे समझो, सभी के सभी हमें करने ही करने, कुछ भी हो जाए हमें 3 मार्क के क्वेश्चन करने। किडनी पे कुछ भी आ सकता है, तो किडनी पे शॉर्ट नोट भी अच्छे से पढ़ के जाना है, किडनी के डायग्राम और शॉर्ट नोट अच्छे से पढ़ के जाना है, बाकी छोड़ दो तुम लोग। चलो, इस पे नहीं किया तो चल जाएगा। कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन भी, हाँ पढ़ेंगे ना, कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन, लेकिन प्लांट वाला कुछ ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस पे कुछ नहीं आता। एक क्वेश्चन आता है वो बता दूंगा आपको, हाँ इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पे शॉर्ट नोट पढ़ेंगे, आएगी इस पे शॉर्ट नोट आएगी, किडनी या फिर इस पे से किसी ना किसी पे तो शॉर्ट नोट आएगी ही आएगी, दोनों में से एक पे आएगी। तो हम मसल से, सॉरी कौन सी है ये, न्यूरॉन्स, नर्व सेल पे तो पढ़ ही लेंगे, तो नर्व सेल पे शॉर्ट नोट पढ़नी है, इग्नोर इग्नोर सीएनएस। हाँ, ये 3 टाइप कर लेना। व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ नर्व सेल? 3 टाइप कौन कौन सी होती है? तो सेंसरी, मोटर, एसोसिएटिव, तो तीनों की तीनों कर लेनी है। ये सीएनएस पीएनएस छोड़ दो। हाँ, ब्रेन पे आएगा, लेकिन नहीं इतना बड़ा नहीं आएगा, इसके टाइप्स पे आएगा, लेकिन बता दूंगा वो बाद में, नहीं करने की जरूरत। हाँ, ये आएगा, इसके फंक्शन याद कर लेना, इन दोनों के फंक्शन क्या कर लेना, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में से किसी के ना किसी के फंक्शन पूछ सकते हैं, तो 2 जनों के फंक्शन याद कर लेना। ये काम क्या है? अभी पीएनएस में इस पे आएगा एक क्वेश्चन, लेकिन बाद में बता दूंगा, इस पे हार्मोन्स पे आएगा, लेकिन ये भी पढ़ लाऊंगा, इतनी सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको इग्नोर कर सकते हो। अभी एक्सरसाइज पे आएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये कर लेना एक्सरसाइज, ये प्लांट पे उसको कुछ मिलेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, यही डाल देगा ऊपर की चीजें, जिसकी वजह से आपका एक इंपॉर्टेंट 2 मार्क का क्वेश्चन निकल जाएगा। उसके बाद क्या डालेगा वो, कोई भी टीचर होगा तो वो क्या करेगा, पेपर सेटर होगा तो वो ढूंढेगा कि क्या बढ़ाना है। रूट प्रेशर नहीं अच्छा लगता, ट्रांसपिरेशन नहीं अच्छा लगता, नर्व सेल पे डालते हैं, तो नर्व सेल पे आने के चांसेस बहुत है, या फिर रिफ्लेक्स एक्शन पे आने के चांसेस बहुत है। तो ये दोनों इस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि नर्व सेल के डायग्राम भी तुम निकाल सकते हो, रिफ्लेक्स एक्शन में 6 पॉइंट बनते हैं अच्छे से, तो ये दोनों में से कोई ना कोई पॉइंट आ जाएगा। ह्यूमन ब्रेन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट क्योंकि उसपे बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो, नेम द हार्मोन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड एंड फंक्शन ऑफ द ईच। अब इसमें क्या है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड है और हर एक का फंक्शन है, तो इसमें मैं 2 चीजें आपको दिखा देता हूँ किस किस के लिखने हैं। मैं आपको 2 चीजें दिखा देता हूँ किस किस के लिखने हैं फंक्शन, देख लो इस पे किस किस के फंक्शन लिखने हैं। तो सबसे पहले पिट्यूटरी का लिख लो, क्योंकि पिट्यूटरी के फंक्शन अच्छे हैं, और उसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा किसके पढ़ सकते हैं, थायराइड के मत पढ़ो, एड्रिनल के नहीं, थाइमस के नहीं, टेस्टिस के पढ़ लो, या टेस्टिस के आ सकते हैं, टेस्टिस ओवरी में से आ सकते हैं, तो मोस्टली तो पिट्यूटरी ग्लैंड ही आएगा, उसी के फंक्शन पूछेगा, या टेस्टिस ओवरीज के पढ़ लो, ये काम की चीज है क्योंकि इसमें है कुछ ना कुछ। तो ये 3 इसके फंक्शन पढ़ लेना। इसके बाद ड्रॉ नहीं, डायग्राम तो ड्रॉ करने की मेरा मूड ही नहीं है, तो आप डायग्राम में ना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कर लो, हाँ किडनीज, किडनी वाली डायग्राम कर लो, वो अच्छे से आ सकती है। नर्व सेल वाली तो डायग्राम हम कर ही रहे हैं शॉर्ट नोट के लिए, तो वो 2 चीजें कर लो, बाकी छोड़ दो। बाकी एक्सप्लेन द केमिकल कोऑर्डिनेशन ह्यूमन, गिव नेम नहीं, एक्सप्लेन, हाँ ये कर लो, ये कर लो, ये लो, सॉरी सॉरी यार, इसकी डेफिनेशन, एक्सप्लेन केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसकी डेफिनेशन कर लेनी है सिर्फ। और हमारे हार्मोन्स के नेम एंड फंक्शन, सम हार्मोन, तो उनका फंक्शन लिख लेना थोड़ा सा 2-3 हार्मोन, जैसे इंसुलिन हो गया, कंट्रोल द शुगर हो गया, वो थोड़ी सी 2-4 चीजें लिख लेना, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब डिस्टेंस बिटवीन एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन एंड प्लांट नहीं, एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल, ये हम ऊपर वाले एमसीक्यू में कर ही लेंगे, लेकिन फिर से एक बार कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा एक 6 पॉइंट बना के रख लेना, 2-4 पॉइंट। मुझे लगता है क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा है तो इसकी जगह ये डालने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जो स्कूल वाले, जिसके स्कूल में खुद से पेपर बनता है तो यही डालेगा, तो याद रखना इस पे आ सकता है इसकी जगह, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बड़ा होता है लिखने के लिए, टीचर को लगता है कि इतना कौन लिखेगा, इससे अच्छा ये लिख लेता हूं, तो ये क्वेश्चन देख लेना, नहीं आता ये चीजें। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड नहीं है किसी के पास अपने वर्ड, मत करो मत करो, इतना कौन अगर याद रखेगा, बस खत्म है, फिर चैप्टर खत्म, तुम भी खुश मैं भी खुश। 16वां चैप्टर शुरू करते हैं, और इसमें काफी सारे सिंपल क्वेश्चन है, अभी बता दो चलती चलती, ये डेफिनेशन कर लेना, आ जाएगी, मेरे नाम से कर लेना, मेरे नाम से जी ले, ये लिख ले,
कर ले, हेरिडिटी की डेफिनेशन आ जाएगी, हो जाएगा। उसके बाद ये डायग्राम कर लेना, आ जाएगी एग्जाम को 2 मार्क के लिए। इसकी डायग्राम बनाने को भी आ सकती है, ये सारी चीजें अच्छे से लिख लेना कि बड़े वाली आर्म को पी आर्म कहते हैं, छोटे वाले को पी आर्म, बड़े वाले को क्यू आर्म, बीच में सेंट्रोमियर, बाकी का नीचे डीएनए, बस होगा। ठीक है, अब देखो इसके टाइप पढ़ लेना, टाइप ऑफ क्रोमोसोम आते ही आते हैं, तो वो सबले वाले, ये वाले टाइप, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्टोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, इसके बारे में पढ़ लो, वो आते हैं एग्जाम में। डीएनए के बारे में क्या आएगा, तो डीएनए के बारे में कुछ नहीं आएगा, ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। आरएनए के बारे में आता है, तो जीन्स की डेफिनेशन, डीएनए की डेफिनेशन, व्हाट आर क्रोमोसोम एंड व्हाट आर देयर टाइप, तो इसमें डेफिनेशन पढ़ लो, क्रोमोसोम की डेफिनेशन और उसके टाइप पढ़ लेना है। डीएनए का कुछ मत पढ़ो, जीन्स की डेफिनेशन पढ़ लेना, वो अच्छी सी डेफिनेशन है। अभी उसके आगे आगे जाओगे तो तुम्हें आरएनए मिलेगा, तो व्हाट इज आरएनए, व्हाट आर देयर टाइप, इसको 2025 कर लो, मेरे नाम से कर लो, कोई टेंशन नहीं। 2025 में हो है, वो है, उसने बोल के रखा है कि मैं आऊंगा तो आऊंगा, क्योंकि वो पूछा जाता है। अब देखो मेंडल एक्सपेरिमेंट में से क्या पढ़े, तो मैं लिख के देता हूं तुम्हें, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा वो मेंडल एक्सपेरिमेंट का पहला वाला होगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा आपके साइंस में का सबसे बड़ा क्वेश्चन मेंडल एक्सपेरिमेंट होगा। और उसके और में जो होगा वो देख लेंगे बाद में, लास्ट वाला, लेकिन इसमें मेंडल एक्सपेरिमेंट होगा। लेकिन मेंडल एक्सपेरिमेंट सेकंड वाला करने की कोशिश मत करो, बहुत बड़ा है, तो पहला वाला कर लेना। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट पहला वाला आएगा। अब जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या करें सर, तो जेनेटिक डिसऑर्डर एक्सरसाइज में से करनी है, क्योंकि वहीं से आती है वो। तो ये सारी चीजें छोड़ के हम सीधा एक्सरसाइज पे जंप करेंगे और सिकल सेल एनीमिया के अच्छी चलो आ जाओ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज के, ये एग्जाम में आएगा, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन का क्या आएगा, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा यही होगा। ये सेकंड मत करो, इतना नहीं होता, डायहाइब्रिड क्रॉस काफी बड़ा हो जाएगा। डिफरेंस कर लो कि ये 3 मार्क के लिए डिफरेंस बिटवीन ये अगर नहीं आया तो ये आएगा, तो इट इज राइट टू अवॉइड, मत करो। ये 2 ही क्वेश्चन कर लो। इसके बाद इधर देखो, ये बोला था कि क्रोमोसोम टाइप और इसलिए टाइप पढ़ना ही है। डीएनए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है। स्ट्रक्चर मतलब उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, क्या होता है। तो ये चीज अगर आपके दिमाग में बैठी हो पहले से कि हाँ AGCT होते हैं, वो होता है, तो एक बार पढ़ लो ऊपर से अगर, और उसकी डायग्राम तो इजी है, उसका कोई टेंशन नहीं, वो जल्दी से बन जाती है, उसका कोई टेंशन नहीं। लेकिन नहीं, बाकी चीजें मैं बोलता हूँ वो नहीं, ये नहीं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आरएनए, ये चाहिए, आरएनए चाहिए, करना ही करना है, बाकी छोड़ दो। 1 2 3 करना ही करना है, करना है तो करना है। अब देखो ब्रीफ नोट, 1 2 3 तो डाउन सिंड्रोम और सिकल सेल एनीमिया करना है, दोनों में से एक दिखेगा तुम्हें, तो बीच वाला छोड़ सकते हो, दोनों में से एक कर लो। हाँ किसी स्कूल में ऐसा भी हो सकता है तुम लोग का नसीब खराब हो, बीच वाला ही आ जाए दोनों छोड़ के, बट नहीं, 99% चांसेस है कि डाउन सिंड्रोम डालेगा, क्योंकि छोटा सा है, या फिर सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ चीजें कर लेनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। तो डाउन सिंड्रोम तो कर ही लेना है, वो सिंपल आएगा, शॉर्ट नोट में जल्दी से मिल जाता है, वो तो हो सकता है हो जाए। और ये नीचे की चीजें नहीं करनी, ये तो मैच द पेयर, ये कोरिलेशन तुम लोग कर ही लेते हो, वो हो जाता है। इसके नाम पढ़ लेना, ये डायग्राम आएगी, अगर पेपर बाहर से बन के आया तो ये डायग्राम आएगी, इसमें सिर्फ नाम भरने, आपको कुछ भी नहीं, हेरिडिटरी डिसऑर्डर के नाम भरने। कंप्लीट द ट्री डायग्राम बिलो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर, तो टाइप ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर लिख के खत्म कर दो, हो गया चैप्टर खत्म, आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अब इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, दिस चैप्टर इज वेरी लार्ज। अंदर से एक्सरसाइज से शुरू करेंगे तो बहुत कम है, तो अंदर से अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि ओ बाप ये क्या है, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कुछ टेंशन मतलब, मैं जो चीजें बताता हूँ वो दिख लो। और ये जो चीजें ये देखो इतनी बड़ी चीजें, ये सर चार्ट पढ़ने हैं क्या, याद करने का नहीं पढ़ने हैं, ये चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग 2 बार 3 बार मतलब पढ़ के याद करके जाओगे तो भी वो भूल ही जाता है। तो मेरा सिंपल ये कहना है कि पहले एक्सरसाइज में से क्वेश्चन कर लो, उसके बाद चार्ट पे जाना। चलो आ जाओ, तो सीधा एक्सरसाइज पे आओ, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें है कि जो पढ़ने के लायक ही नहीं है। और ये बायोटेक्नोलॉजी तो लास्ट में कुछ भी दिया है, मतलब उन्होंने सीधा गूगल के से उठा के यहाँ पे डाल दिया, ऐसे लगता है कभी कभी, वो भी विदाउट सॉल्विंग, विदाउट कुछ सोचे। देखो इसमें आते हैं, पहले ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसको राइट करके वो तुम लिख लोगे, ये भी तुम लिख लोगे। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू, ये भी तो, हाँ ये लिख लो। डिफरेंस आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में साइंस 2 में डिफरेंस बहुत कम है, 2 ही डिफरेंस है, 2 में से एक तो आएगा ही, तो ये डिफरेंस सिंपल कॉम्प्लेक्स वाला आ सकता है। इसके बाद सारे क्वेश्चन, ये नीचे वाले क्वेश्चन तुम इग्नोर कर सकते हो, सीधा इग्नोर कर सकते हो, मैं जो बोलता हूँ वो क्वेश्चन कर लो पहले। तो ये वाले टिश्यू में से ये कर लो, जाइलम करने की जरूरत नहीं है। स्टेरिएटेड मसल वर्सेस नॉन स्टेरिएटेड मसल, इसका डिफरेंस कर लेना। स्टेरिएटेड वर्सेस नॉन स्टेरिएटेड का क्या करना है, डिफरेंस करना है। ये दोनों में से ये डिफरेंस आएगा या फिर वो डिफरेंस आएगा। एग्रो टूरिज्म पे एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस, मतलब एग्रो के साथ साथ कौन से बिजनेस करने पड़ते हैं वो मत करो, छोड़ दो। जेनेटिक इंजीनियरिंग मत करो, सेरिकल्चर कर लो।
सेरिकल्चर कर लो, ये 3 कर लो, 1 2 3 तो करने ही करने हैं। तो ये डिफरेंस करना है, इसका शॉर्ट नोट मत करना, डिफरेंस करना है। अब देखो नीचे जो चीजें दी है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, नहीं। विच टू मेन टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर द बायोटेक्नोलॉजी, व्हाई, नहीं। एग्रो टूरिज्म के बारे में तो इसकी शॉर्ट नोट कर ले, नहीं करनी है, मत करो, हट। कौन करेगा इससे अच्छा? तो ये क्वेश्चन है मेरा वाला कि एक्सप्लेन द टर्म टिश्यू एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू की डेफिनेशन कि सेम सेम सेल पास आती है, सेम सेम काम करती है, दिस इज कॉल्ड टिश्यू। और ये टिश्यू कल्चर वो पता है ना, केले का पेड़ उगाने की टेक्निक, उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर, तो वो चूज कर लेनी है। तो अब देखो कितने सारे क्वेश्चन छूट गए। अभी अंदर के क्वेश्चन अगर तुम्हारी करने की इच्छा हो ही रही है कि सर इसके अंदर के क्वेश्चन कुछ कर ले, सर कुछ कर ले, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो हो गया है, वो आ सकता था, बाकी कुछ नहीं आ सकता। बाकी मोस्टली आपको चार्ट एक बार गो थ्रू कर लेने, तो एक बार सिर्फ देख के जाने, उसमें से एमसीक्यू बहुत सारे आएंगे, तो ये एमसीक्यू आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मोस्टली वो छोड़ दो, बड़े क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम, बाकी कुछ करेंगे नहीं। अब देखो लास्ट चैप्टर ये खत्म होने के बाद आप सब खुश, तुम भी खुश, मैं भी खुश। और इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है वो तो एकदम सिंपल है, इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपको सीधे सीधे इसमें कि कितने सारे क्वेश्चन है ऐसे हो जाएंगे आपसे, सिंपली हो जाएंगे। चलो ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। चलो जल्दी से कंप्लीट करते हैं, आओ जल्दी 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 जाओ। इतने हो गए, मैसेज डाल दो एक बार कमेंट में, यस सर हो रहा है, सर हो रहा है, लास्ट बता दो। हो गया हो गया हो गया, सबका हो गया, जल्दी से मैसेज डाल दो। डन है, मस्त है। लास्ट चैप्टर टिक कर लो, इसमें तो कुछ नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन आता है 5 मार्क के लिए, बाकी कुछ नहीं है। देखो तुम बाकी चीजें कर ले, तो ये छोटी छोटी चीजें। अब देखो कौन सी चीजें हैं, तो जो मैं आपको बता देता हूँ वो क्वेश्चन कर लो, बाकी हो गया। ये क्वेश्चन पहला, व्हाट आर द डिफिकल्टीज यूजिंग ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप, हाउ दे आर ओवरकम। कि ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप का क्या क्या इशू है, उसको कैसे कंप्लीट किया जाए। तो टेलीस्कोप सीधा स्पेस में रख देते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन, बाकी चीजें आपको कर लेनी है। तो देखो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर का यूज करके कौन कौन से टेलीस्कोप बनाए जाते हैं। तो 2 टेलीस्कोप आपने पढ़े होंगे, एक न्यूटोनियन था, कैसेग्रेन था। तो दोनों में से एक डायग्राम तो इधर पड़ी है, तो दोनों के बारे में कौन सा टेलीस्कोप पढ़ाया जाता है वो पढ़ना है, और डायग्राम निकाल लेनी है। तो डायग्राम तो वैसे भी आपको करनी है, दोनों की डायग्राम कर लेना। एक्सप्लेनेशन नहीं पता मुझे, लेकिन डायग्राम तो कर ही लेना। अब देखो ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए रेडी है हमेशा। 5 मार्क के क्वेश्चन, जो हमारा मेंडल था ना, मेंडल के साथ कोई तो आना चाहिए, तो मेंडल के साथ ये बच्चा आएगा। ये वाले क्वेश्चन आएंगे, इस पे 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मस्त है ये क्वेश्चन, ये मस्त क्वेश्चन। अब इसके नीचे देखो 3-4 ही क्वेश्चन है, इस चैप्टर में ज्यादा करने। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैलीलियोस टेलीस्कोप, नहीं किया तो चलेगा, क्योंकि गैलीलियो के बारे में नहीं पूछते, मोस्टली कैसेग्रेन न्यूटोनियन वही पूछते हैं। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेडियो टेलीस्कोप, ये पढ़ना है, अच्छे से कर लेना है। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम लोकेटेड इनहैबिटेड प्लेसेस और माउंटेन, माउंटेन में क्यों रखे जाते हैं ऑप्टिकल टेलीस्कोप, वो चीज सबसे पहले समझनी है। तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम होगा, तो ये आंसर दोनों का आंसर कैसा होगा, सेम सेम होगा। तो इसके प्रॉब्लम और इसका आंसर सेम होगा, तो आप देख लोगे, ये पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा आपका। ये करने की वजह से जरूरत तो नहीं थी। व्हाई कैन एक्सरे टेलीस्कोप नॉट बी बेस्ड ऑन द अर्थ, ये क्यों अर्थ पे नहीं है, तो इसका भी आंसर इसके साथ सेम होगा। तो ये चीजें दोनों, ये तीनों का आंसर आपको सेम सेम मिलने वाला है। आप एक बार गाइड देख तो लो, तो वो एडजस्ट कर लेना। तो इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक बड़ा क्वेश्चन, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो वो 5 क्वेश्चन उस पे डायग्राम के बेस 5 क्वेश्चन है, वो कर लेना, खत्म चैप्टर। इतना करके जाते हो तो भी आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। और इसके साथ साथ नवनीत में से एमसीक्यू कर लेना, टारगेट में से कर लेना, आपके पास जो गाइड है उसमें से एमसीक्यू कर लेना। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव वहां से कर लो, ये बड़े क्वेश्चन कर लो, आपको बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे। बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया। अब पढ़ोगे सर, पढ़ाओगे कब, तो इसमें से आधे से ज्यादा चैप्टर मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं, तुम जाके नीचे साइंस में देख लो। लेकिन जो चैप्टर नहीं है वो भी आएंगे और बाकी भी आएंगे वन शॉट में, तो आपको वन शॉट में सब डेटा मिल जाएगा। तो गेट रेडी, कल से वन शॉट शुरू हो जाएंगे। और सारे 10वीं के बच्चों प्लीज शेयर कर दो, और 9 के बच्चों तुम भी अपने 9 के बच्चों में शेयर कर दो, क्योंकि व्यूज आएंगे तभी वीडियोस आएंगे, नहीं तो अगले साल ही मिलना। नाउ इट्स योर चॉइस, पता चला। चलो बाय 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 बाय।